नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे शुरुआत। रुड़की में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और सीएम धामी इसका शुभारंभ करेंगे। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में लगेगी प्रदर्शनी। कई विभागों और संगठन लगाएंगे स्टॉल। योजनाओं और नवाचारों को करेंगे प्रदर्शित। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने रुड़की दौरे के दौरान नेहरू स्टेडियम आयोजित विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 12:20 पे मुख्यमंत्री रुड़की पहुंचेंगे। इस प्रदर्शनी में कई विभागों संगठनों के कई तरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के विकास से जुड़ी योजनाओं नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उत्तराखंड को एक समृद्ध आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। तो आज से विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शनी लगेगी। तो कई विभागों संगठन के जो संगठन है वो स्टॉल लगाएंगे। योजनाओं नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो आगे का क्या रोड मैप होगा, किस तरीके तमाम जो विभाग है काम करेंगे, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, आज रुड़की के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले, आयोजन करने वाले, किस तरह की प्रदर्शनी होगी और आज का क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने दौरे पर रुड़की पहुंच रहे हैं, जहां नेहरू स्टेडियम में एक विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में एक के बाद एक विकास कार्य है, उसमें केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, तो तमाम योजनाओं से लोगों तक जिस तरह लाभ पहुंच रहे हैं और उस विकसित उत्तराखंड को विकसित किस तरह से करना है, किस तरह से क्या विकास कार्य हुए हैं, इन सबको लेकर आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 12:20 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंच जाएंगे। हालांकि उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा होता है तो एक वीवीआईपी मूवमेंट हो जाता है। इसको लेकर सुरक्षा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। यही वजह है कि हरिद्वार जिला प्रशासन और रुड़की जो पुलिस है वो तमाम जहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। इसके अलावा 12:20 पर आएंगे और कहीं ना कहीं इसके बाद यहाँ एक बैठक का आयोजन भी किया गया है, जिसमें विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए तमाम विभागों की प्रदर्शनी लगेगी, उनके कामों का अवलोकन किया जाएगा, देखा भी जाएगा आगे का क्या कुछ रोड मैप है, किस तरीके से आगे तमाम विभाग काम करेंगे। इस तरीके की प्रदर्शनी को लेकर जो सरकार है, जो संबंधित विभाग हैं, उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, इस प्रदर्शनी को लेकर कई दिनों पहले से ही यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में इसको भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सभी विभागों के यहाँ अधिकारी मौजूद रहेंगे और तमाम तरह के जो योजनाएं हैं उनको यहाँ प्रदर्शन करने का यहाँ काम किया जाएगा। साथ ही साथ प्रदर्शनी को लेकर भी यहाँ जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब से कुछ ही देर में बस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद मुख्यमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अलावा भी जो स्थानीय नेता है, विधायक है, अधिकारी है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। देखो, क्या एक दिवसीय कार्यक्रम है ये या और भी दिनों के लिए रुकेंगे, विश्राम किया जाएगा सीएम धामी का यहाँ पर? देखिए, आज का ये एक दिवसीय कार्यक्रम है। 12:20 पर यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेहरू स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ एक संबोधन किया जाएगा। उसके बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में बजट पास हुआ, बजट के तहत जिस तरह विकास कार्य होने हैं उन पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से जनता के साथ वायदे किए थे और उन वादों पर किस तरह खरा उतरना है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी और विकास को आगे गति दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रुड़की दौरे पर आज सीएम धामी रहेंगे और इस बीच आज से विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो सीएम धामी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इधर सीएम धामी से मिले हैं बीजेपी के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाह ने सीएम आवास पर मुलाकात की। किसान कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड संगठन महोत्सव के केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं राजकुमार चाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी से देहरादून स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके संगठन और किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना मंजूर की गई है। योजना से 2000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को इस बाबत बधाई दी। महिलाओं को अब मिलेगी 2 लाख की सहायता राशि। तो कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी कि अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहले साल योजना के तहत कम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। एकल महिलाएं हैं जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। इधर सीएम धामी का अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी। उत्तराखंड में 5 मदरसों को सील किया गया। प्रशासन ने जारी किया 6 मदरसों को नोटिस। कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। रमजान में मुसलमानों को टारगेट कर रहा है प्रशासन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। बता दें, पचवादून क्षेत्र में कुल 63 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इसमें से 34 की जांच की जा रही है। डकरानी और नवाबगढ़ गांव में अवैध पाए गए 4 मदरसों को प्रशासन पहले ही सील कर चुका है। इस प्रकार कुल 5 अवैध मदरसों को सील किया गया। साथ ही 6 अन्य मदरसों को नोटिस जारी किया गया। कार्यवाही के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं इस कार्रवाई से खफा मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रशासन मुसलमानों को टारगेट कर रमजान के महीने में मदरसों पर मनचाही कार्रवाई कर रहा है। शासन के निर्देशों के क्रम में जो अपंजीकृत बिना नक्शा पास कराए गए जो मदरसे हैं, उन पे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया गया है और 6 मदरसों को नोटिस दिए गए। अभी जो हमारी टोटल वो आई थी, 63 मदरसे यहाँ पे संचालित हैं, जिसमें जो अपंजीकृत मदरसे हैं उसमें 9 की अभी तक सीलिंग की गई। ये जो रजिस्टर्ड नहीं है, मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, मैप नहीं है इनके पास, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसमें तो कोई मतलब ये किसी की सलाह मशवरा कुछ ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, कम से कम एक नोटिस तो भेजना चाहिए था, है ना। अब रमजान के महीने में अब रमजान की तैयारियां करेंगे लोग के इस काम में लगेंगे, जो काम इन्होंने रमजान के महीने में चालू किया है। ये पंजीकरण ये सारे तो बाद में भी हो सकते थे ना, ये रमजान के महीने में लेके आए। इसमें इंसान अपनी इबादतों में लगा होता है। अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेगा इसमें इंसान। कम से कम एक नोटिस तो भेजा होता है यहाँ पे कि हाँ भाई मदरसे सीज हो रहे हैं, अपना कुछ भी है कर लेना। ये इसी टाइम पे क्यों हो रहा है? प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन के द्वारा अवैध मदरसों को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। विकासनगर में भी बीते शनिवार को 4 मदरसे सील किए गए थे, जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के थे, और आज सुबह एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में फिर से 5 मदरसे सील किए गए हैं। जबकि मौके पर शिक्षा विभाग से लेकर राजस्व विभाग और एमडीडीए और साथ ही साथ अल्पसंख्यक विभाग के साथ भारी पुलिस की फोर्स तैनात रही। विकासनगर समित रावत, न्यूज इंडिया।
रोशनाबाद जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को खत लिखा है, जिसमें पूर्व विधायक चैंपियंस की सेहत की जानकारी मांगी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चैंपियन की सेहत पर चुप्पी साधी है। 16 दिन से अस्पताल में भर्ती है पूर्व एमएलए चैंपियन। तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को अस्पताल में भर्ती हुए 16 दिन बीत गए। स्वास्थ्य विभाग अब तक डिस्चार्ज नहीं कर पाया। जेल प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर चैंपियन के बारे में जानकारी ली जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने चुप्पी साधी है। बता दें, 15 फरवरी की रात खूनी दस्त की शिकायत पर चैंपियन को जेल से जिला अस्पताल पे भर्ती करा दिया गया था। चैंपियन को डिस्चार्ज न करने पर स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन पर लगातार सवाल उठे। खानपुर से विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने वाले आरोप में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 27 जनवरी से जेल में बंद थे। हरिद्वार में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना भारी पड़ा है। पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ढाबा संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो शामपुर पुलिस ने टीम गठित कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस एक्ट और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों, होटल व ढाबा में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए। कई स्थानों पर अलग अलग टीमें गठित कर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों में शराब की दुकानों और सड़क किनारे शराब पीकर शांति भंग करने वाले 24 युवकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 12,000 रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया है। इसके अलावा ढाबे पर अवैध रूप से शराब परोसने के मामले में ढाबा संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बागेश्वर के कपकोट में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। सड़क पुनर्निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण। पूर्व विधायक ने दिया ग्रामीणों का समर्थन। बागेश्वर में कपकोट में खोदी हुई सड़क के निर्माण को लेकर ग्रामीण 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन से ग्रामीणों की कई दौर की बातचीत भी सफल नहीं हो पाई है। ग्रामीण प्रशासन से लिखित आश्वासन मांग रहे हैं। आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। आंदोलन को बढ़ता देख कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवान ने भी ग्रामीणों को समर्थन दिया है। से जो कर्मिक उपवास चल रहा है वो जायज मांगों के अनुसार चालू है, जिसमें सरकार और प्रशासन द्वारा कोई वहाँ ना देख रेख हो रही, न ही वहाँ कोई लोगों के बीच जाके लोगों की समस्याओं का समाधान करने को कोई आगे नहीं आ रहे हैं। जबकि कल हमारे उप जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने भी एक खाली मतलब विदाउट टाइप पे एक आश्वासन दे रखा कि आपका काम को हम करेंगे, लेकिन हम उपवास को जब तक हमारे कामों को धरातल पर काम जब तक नहीं होता, हमारा कर्मिक उपवास जारी रहेगा। हरिद्वार में HDRA की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध प्लॉटिंग पर चला है बुलडोजर। 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने अवैध प्लॉटिंग को लेकर चेतावनी दी है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने रावली महदूद में 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग कार्य के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अनुपालन न होने के कारण प्राधिकरण ने ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। प्रशासनिक टीम ने मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पूरा किया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में HDRA की स्वीकृति के बिना कोई भी निर्माण काम या फिर विकास कार्य न किया जाए, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने बाबा गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार किए। आमजन से मारपीट कर मचा रहे थे उत्पात। मारपीट और तोड़फोड़ के कई वीडियो वायरल हुए। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में लंबे वक्त से दहशत फैला रहे कथित बाबा गैंग के सदस्यों पर पुलिस का शिकंजा कसा। लगातार मिलने शिकायतों के बाद पुलिस ने दबिश देकर गैंग के 7 सदस्यों को दबोचा है। मारपीट, गाली गलौज से परेशान लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सिडकुल थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सिडकुल पुलिस ने सभी के खिलाफ चालान कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरिद्वार में रानीपुर पुलिस का सत्यापन अभियान है। पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र की जांच की। सत्यापन न कराने पर केंद्र संचालक और नशा मुक्ति केंद्र से वसूला 10,000 का जुर्माना। तो हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश पर रानीपुर पुलिस ने सत्यापन अभियान के तहत नशा मुक्ति केंद्र की जांच की है। अभियान के दौरान मरीजों की सुविधाओं, सीसीटीवी कैमरों, कर्मचारियों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई है। सत्यापन न कराने पर केंद्र संचालक पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने संचालक को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने, योग्य चिकित्सा स्टाफ रखने, सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश जारी किए। इधर बागेश्वर में ग्रामीण की बेरहमी के साथ पिटाई की गई है। पुलिस ने ग्रामीण को बेरहमी के साथ पीट दिया। पुलिस पिटाई से ग्रामीण को काफी गंभीर चोटें आई। पीड़ित ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। तो बागेश्वर के कपकोट में पुलिस ने ग्रामीण की बेरहमी के साथ पिटाई की। इसकी शिकायत ग्रामीण ने जिलाधिकारी आशीष भटगाई से की है। अधीक्षक चंद्रशेखर घाड़के से भी की। ग्रामीण उत्तम सिंह का कहना कि उनका अपने परिवार के साथ विवाद था। इसके बाद उनके बेटे ने 112 में सूचना दी। सूचना पर पुलिस उनके घर आई और मारते हुए थाने तक ले गई। ग्रामीण ने बताया कि थाने में भी उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की, जिसमें उनको गंभीर चोट आई। उत्तम सिंह उनके साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी और पीआरडी जवानों पर कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई। एक तारीख की नाइट को जो है सर मेरे घर में कुछ बोलबाला हुआ और जिसे मेरे लड़के ने जो है 112 को कॉल किया और पुलिस आई और मेरे को उठा के लाती और मेरी माँ बचाने के लिए पीछे से आ रही है। मेरी माँ को भी धक्का दे करके सिपाहियों ने जो है, और 80-50 साल की मेरी माँ है, बुढ़िया माँ है, उसको भी धक्का दे करके थोड़ी बहुत चोट माँ को भी है। वो मुझे आज पता चला है क्योंकि मैं परसों रात को अरेस्ट कर लिया था। कल दिन में मैं यहाँ आ गया था। अभी मैं माँ को बुलाया घर से तब मुझे, और मेरे साथ मैं थाने में आकर के घर से ही मेरे को पीटे लाए और थाने में भी पीटा। आईआईटी रुड़की में छात्रों के लिए फरमान जारी किया गया है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने ये नोटिस जारी किया। रात 11 बजे बाद आईआईटी में छात्रों की एंट्री बंद है। आईआईटी से बाहर जाने पर अब अनुमति लेनी होगी। अनुमति न लेने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। आईआईटी रुड़की में छात्रों के लिए फरमान जारी हुआ। 28 फरवरी को अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने आईआईटी छात्रों को नोटिस जारी किया। इसमें रात 11 बजे के बाद छात्रों को आईआईटी में घुसने का आदेश नहीं दिया गया। आईआईटी से बाहर जाने पर भी अनुमति अब लेना अनिवार्य है। अनुमति न लेने पर कड़ी कार्रवाई की जानी है। उत्तराखंड में अवलॉन्च का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक है। उत्तराखंड में आज अवलॉन्च की चेतावनी है। औली, हर्षिल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी है। इस जिले में 2000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अवलॉन्च के अलावा बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। हल्द्वानी में सरस मेले की धूम है। स्वयं सहायता समूह के लगभग 250 स्टॉल लगाए गए। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो रहे लोग कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में इन दिनों 10 दिवसीय सरस आजीविका मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में उत्तराखंड के साथ साथ कई राज्यों में लघु उद्यमी पहुंचे हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में तकरीबन 20 से अधिक राज्यों के 250 स्टॉल लगाए गए। सभी राज्यों ने मेले में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। विभिन्न राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड के उत्पादकों को खरीदने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मेले में उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान के लिए साथ साथ यहाँ के स्थानीय उत्पादन भी भारी डिमांड में है। इसके अलावा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मेले में देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी चलता रहा, जहां उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक और लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। सरस मेले में भारत के सभी राज्यों से यहाँ पे महिलाएं आई हैं। उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं और तरह तरह के उत्पाद उन्हें यहाँ प्रदर्शित किए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फूड कोर्ट भी है, जहाँ पे आप उत्तराखंड के अतिरिक्त बाकी राज्यों के व्यंजन को भी स्वाद ले सकते हैं। किड्स जोन भी हमने एक बनाया, जहाँ बच्चे अपने खेलने का कार्यक्रम कर सकते हैं। कुल मिला के 250 स्टॉल लगे हैं, जिसमें 74 हमारे बाहर के राज्यों से आए हैं। तो मैं सभी जनता से अपील करूँगा कि आप आइए और सरस मेले का आनंद लीजिए।
बागेश्वर में गुलदार का आतंक लगातार बरकरार है। गुलदार ने मां बेटी पर हमला कर दिया। हमले मां बेटी घायल हुई हैं। वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू भी किया। लोगों में भय का माहौल है। बागेश्वर के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में गुलदार का आतंक बरकरार, लोगों में भय और दहशत का माहौल है। बीती रात एक गुलदार ने ग्रामीण के आवासीय मकान के रसोई घर में घुसकर महिला उनकी बेटी को घायल किया। आवासीय मकान में रह रहे अन्य सदस्यों ने बमुश्किल महिला और बेटी को गुलदार के चंगुल से मुक्त कराया। कमरे से बाहर जाने की तरफ गुलदार घर के बाहर बने चूल्हे में फंसा। सूचना पाकर मोहल्ले से मौके पर आपको बता दें कि तमाम जो सूचना पाकर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है। और आज है चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, जिसमें आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। लगभग 2:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। दुबई में आज महामुकाबला। कंगारुओं का आज घमंड होगा जून। रोहित एंड ब्रिगेड बदला लेने के लिए तैयार। जीत की पटरी पर सर पर दौड़ रही टीम इंडिया का आज चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया से हिसाब बराबर करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में इसी टीम ने अपनी धरती पर भारतीय खिलाड़ियों को नाको चने चबवा दिए थे। अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उसे देखकर यही लग रहा है कि उसके विजय रथ को रोकना किसी के लिए भी आसान नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक दोनों टीम अजय रही हैं। भारत ने बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज की और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी मालूम पड़ रहा है। भारतीय टीम पहले से दुबई में खेल रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस मैदान पर उतरेगी और यहाँ के कंडीशन में इतनी जल्दी ढलना उसके लिए आसान नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार भिड़ी, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराया। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम से एक बार फिर नैरोबी में भिड़ी। इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हरा दिया, लेकिन वनडे फॉर्मेट में ओवरऑल रिकॉर्ड उलट है। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 151 वनडे खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैच जीते हैं, जबकि भारत को 57 मैचेस में जीत मिली है। उसने साल 2006 और 2009 में ये ट्रॉफी उठाई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के टॉप ऑर्डर को रन बनाने होंगे, जिससे मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों पर दबाव न आए। निचले क्रम के बल्लेबाजों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, जिससे वो आकर आसानी से रन बना पाए। अगर भारत का टॉप ऑर्डर फेल हो गया तो टीम इंडिया को मुश्किल हो सकती है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच स्पिनर्स की काफी सहायता कर रही है। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया को अपने स्पिन के जाल में फंसा सकता है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 स्पिनर्स को खिलाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि कीवी टीम के 10 में से 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक काम किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है और उनकी बैटिंग लाइनअप को तबाह कर सकता है। भारतीय गेंदबाजों को ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल पर खास नजर रखनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर जोश ने इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाए। उन्होंने 88 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्कों के दम पर नाबाद 120 बनाए। ऐसे में इस बल्लेबाज पर अंकुश लगाना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। दोनों ही टीमों में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। दुबई के रण में वही जीतेगा जो मानसिक तौर पर मजबूत रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।